हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो बहुत अच्छे नोट्स मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए। फटाफट से वाला टॉपिक आपका वन गो के अंदर रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो चाहो पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे नोट्स के साथ। थोड़ा सा टॉपिक नोट से पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक हम अपनी बुक से पढ़ेंगे। बुक का नाम है संदीप गर्ग, सबसे अच्छी बुक है मार्केट के अंदर। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो अभी हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे तो बेटा बैंड बजा के गए थे वो लोग इकोनॉमी की। अब इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हमें इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए था, हमें इकोनॉमिक का एक अच्छा सिस्टम चाहिए था कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर सकते हैं। तो सर ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये क्या होता है? सर क्या होता है इसके अंदर? इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, इसको लर्न करना है आपको। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर सॉल्व। सर जी कुछ ऐसी अरेंजमेंट करे हमारी गवर्नमेंट जिसके वजह से लोगों की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। सर अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती थी? क्लास 11th में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा बेटा। तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, एक होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, एक होती है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि सर कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं और किस क्वांटिटी में बनाने हैं। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्वांटिटी ऑफ ईच। व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है? उससे दो मेथड होते हैं किसी भी सामान को बनाने के लिए। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर मोर लेबर लगती है, लेबर ज़्यादा लगेगी, मशीन्स कम लगेगी। मशीन्स कम लगती है तो बेटा कैपिटल भी कम लगती है, क्योंकि मशीन्स क्या होती है, महंगी होती है। ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो बेटा यहाँ पे लेबर कम होती है। कौन कम होती है? लेबर कम लगती है और मशीन ज़्यादा लगती है। मशीन ज़्यादा लगना मतलब मोर कैपिटल, तो ज़्यादा कैपिटल लगेगी कम लेबर लगेगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा लेबर लगेगी कम मशीन्स लगेगी तो कम कैपिटल लगेगी, उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। फॉर होम टू प्रोड्यूस, सर ये जो सामान है हम किसके लिए बनाएंगे? It involves deciding the distribution of output among the people. It involves selection of the category of people who will ultimately consume the goods. Ultimately सर ये डिपेंड करता है लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर। जैसे मान लो BMW कंपनी कार्स बना रही है, किसके लिए बना रही है सर? एलीट क्लास के लिए, मतलब हु आर नॉट मिडिल क्लास। मिडिल क्लास से ऊपर वाले जो लोग हैं उनके लिए बनाई जा रही है क्या? BMW जैसी कार्स बनाई जा रही है, ऑडी वाली कार्स बना रहे हैं। ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो आपको देखना पड़ेगा कि सर आपका अल्टीमेट कंज्यूमर्स कौन है। अब बात करते हैं सर व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो बेटा तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होती हैं। ठीक है। चलो उसको नोट्स में से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो। तीन तीन अगर मैं बात बोलूँ, थ्री इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। एक बात करते हैं सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, और बच्चों एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। और फिर लास्ट में एंड में डिसाइड करेंगे कि सर इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करा था। सबसे पहला बात करते हैं किसकी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। सर ये क्या होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? हमें बता दो ना प्लीज़। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आई होप आपका चैप्टर नंबर 1 अच्छे से हो गया होगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के भी नोट्स अगर आप बोलोगे तो ऐसे ही नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्लस आपको इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है फटाफट से अगर आप चाहते हो रिवीजन हो जाए तो। बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी होती है? ध्यान से देखो। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन वो ओन्ड है, कंट्रोल्ड है, ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट कंपनीज अगर किसी भी प्रोडक्शन को ओन करती है, कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है, चलाती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। तो ऐसी इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर। कौन सा सेक्टर? सर जी प्राइवेट सेक्टर। आगे व्हाट टू प्रोड्यूस। अब सर ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसके अंदर ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ये कैसे सॉल्व होगी? तो सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ओनली प्रॉफिटेबल गुड सोल्ड इन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। अब ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली है इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो सिर्फ ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ही तो बेचेंगे डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट्स के अंदर। तो ऐसे प्रोडक्ट बेचेंगे ये, हमने डिसाइड करना था ना व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जिससे आपको प्रॉफिट मिले। हाउ टू प्रोड्यूस। गुड्स प्रोड्यूस यूजिंग चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा जो सस्ता पड़ेगा, तुम लोग अगर बिजनेसमैन हो तो अगर मैं तुम्हें एक सामान बनाने को बोलूँ तो किससे बनाओगे? सर लेबर से बनवाओगे कि मशीन से बनवाओगे? आपको पता होना चाहिए किससे सस्ता बनेगा। अगर आपको लग रहा है कि वर्कर सस्ता बना देंगे तो लेबर से बनवा लो, अगर आपको लग रहा है सब मशीन से सस्ता हो जाएगा मशीन से बनवा लो। फॉर होम टू प्रोड्यूस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और परचेजिंग पावर।
तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे भाई? सीधी सी बात है, मैं एक सामान बना रहा हूँ और उसका प्राइस पॉइंट है लगभग 40,000। तो सर वेरी ऑब्वियस रीज़न सर, ये मिडिल क्लास पीपल के लिए है ना, मिडिल क्लास पीपल के लिए, वो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब कोई मैं सामान बना रहा हूँ सर, उसका वैल्यू है 40 lakhs, तो सर वो मिडिल क्लास के लिए नहीं है, वो थोड़ा अपर क्लास के लिए हो जाता है। तो कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको पता होता है कि उसकी जो कस्टमर्स है वो कौन सा कस्टमर होगा सर, मिडिल क्लास होगा, अपर मिडिल क्लास होगा या पुअर होगा, ठीक है ना। तो आप परचेजिंग पावर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बेटा थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। तो कौन इसको कंट्रोल करता है? ऐसी इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बेटा ये जो गवर्नमेंट है क्या बनाएगी? गवर्नमेंट डिसाइड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सामान गवर्नमेंट उनको बना के देगी। कैसे बनाएगी बेटा? वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर उसको लगेगा लेबर इंटेंसिव सस्ता है लेबर से, कैपिटल इंटेंसिव सस्ता है कैपिटल इंटेंसिव से। किसके लिए बनाएगी? बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू बाय। सरकार ये नहीं देखेगी कि कौन इसको खरीद पाएगा कौन नहीं, गवर्नमेंट देखेगी नेसेसिटी। गवर्नमेंट को लगा बच्चों के लिए एजुकेशन ज़रूरी है तो गवर्नमेंट ने फ्री क्या बना दिया? बच्चों के लिए स्कूल्स बना दिया। गवर्नमेंट को लगा हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए तो फ्री हॉस्पिटल्स बना दिए। अब गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि कौन इन सर्विसेज को ले सकता है कौन नहीं ले सकता। आगे बात करते हैं बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? यहाँ पे बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर अलॉटेड रिस्पेक्टिव रूल्स फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट वाले मिलकर जब काम करते हैं ऐसी इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। और आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज भी है प्राइवेट कंपनीज भी है। तो इंडिया भी कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। गवर्नमेंट एंड मार्केटर टुगेदर सॉल्व द प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट और मार्केट मतलब प्राइवेट कंपनीज मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल। प्राइवेट सेक्टर उन चीज़ों में हाथ डालता है जो वो लगता है कि भाई हम ये ज़्यादा अच्छा बना लेंगे गवर्नमेंट से। एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू डू सो। अब जैसे मान लो वाटर की बात करें, वाटर सप्लाई, तो इसके अंदर प्राइवेट वाले ज़्यादा हाथ नहीं मारते क्योंकि बिकॉज वो सस्ते में वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब रोड्स की बात करें, रोड्स की क्लीनिंग, रोड की मेंटेनेंस की बात करें, तो बेटा ये कौन करता है? गवर्नमेंट वाले करते हैं। बिकॉज प्राइवेट वाले इसलिए हाथ नहीं डालते, उनको पता है कि सर पैसा कौन देगा, पैसा कोई नहीं देने वाला। लेकिन गवर्नमेंट को लोगों की नेसेसिटी के हिसाब से उनको सर्विसेज देनी पड़ती है। ठीक है, चलो आगे। सर ये चीज़ तो ख़त्म हुआ। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैंने आपको बताया, ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी उसमें ही बता दिया, उसी नोट से पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें ये भी समझा दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें ये भी बता दिया, इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट करा। तो एज अ रिजल्ट मिक्स्ड इकोनॉमी वॉज अपॉइंटेड बाय द इंडियन इकोनॉमी, ये आपको बताया। अब सर अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है बेटा? इकोनॉमिक प्लानिंग। So after economy adopting the mixed economic system, the next important step was government was to revive the, अब ये जो पुअर बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी है इसको रिवाइव करना है। जैसे तुम पबजी में खेलते थे ना, तुम्हारा ओपिनियन जब हार जाता तो उसको रिवाइव करते थे, दोबारा से उसको जीवित करना है। तो ऐसे इंडियन इकोनॉमी जो डेड डेड हो चुकी थी उसको कैसे दोबारा से खड़ा करना है? तो क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को प्लान्स बनाने पड़ेंगे, प्लानिंग करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। सर व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग? तो बेटा ये वाली डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं, छोटे डिसीजन नहीं लेने। कौन कौन से डिसीजन? अभी जैसे हमने बात करा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बाय द कॉन्शियस डिसीजन, सोचा समझा गया डिसीजन। ऐसे नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये अच्छा लगा इसको ले लो, ऐसा नहीं। कॉन्शियस डिसीजन, सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है ऑफ अ डेट्रीमेंट अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है। मान लो आज अगर मुझे रेलवे से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है तो रेलवे अथॉरिटी डिसीजन लेगी। एजुकेशन का कुछ डिसीजन लेना है, एजुकेशन मिनिस्टर डिसीजन लेगा। फाइनेंस की अगर कुछ बात चल रही है, बैंक के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, आरबीआई डिसीजन लेगा। तो आपको देखना पड़ेगा किस सेक्टर के अंडर डिसीजन लेना है, तो वो वाली अथॉरिटी डिसीजन लेगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव सर्वे। अब डिसीजन कैसे लेना पड़ेगा बेटा? सर्वे करना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए, लोगों की राय जाननी पड़ेगी कि हम ऐसा चेंज लेकर आना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ हो कि नहीं हो। तो कॉम्प्रीहेंसिव सर्वे करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ेगा, फिर उनके डिसीजन के हिसाब से, उनके बेसिकली प्रेफरेंस के हिसाब से सरकार डिसीजन लेगी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ओके जी, आगे द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948
and the directive principles of Indian Constitution assigned a leading role to the public sector. तो पब्लिक सेक्टर को इकोनॉमिक प्लानिंग करनी थी. प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो इनकरेज टू बी द पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट्स. प्राइवेट सेक्टर्स भी हाथ बटाएगा टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव. गवर्नमेंट सेटअप, अब ध्यान से देख लो, गवर्नमेंट ने क्या सेटअप करा, एक प्लानिंग कमीशन बनाई कब, 1950, जिसका चेयरमैन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर. तो बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनी जिसके चेयरमैन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर. और प्लानिंग कमीशन कब बनी थी, 1950, ये याद कर लेना. द मेन पर्पस वॉज कमीशन इज टू केयरफुली, ये भी लर्न करना है बेटा. पर्पस क्या था इससे प्लानिंग कमीशन का, टू केयरफुली असेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज. आपको पता होना चाहिए कि कितने ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स हमें चाहिए. ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब नंबर ऑफ पीपल काम के लिए, फिजिकल रिसोर्सेज मतलब कितनी मशीन्स चाहिए हमें टू प्रिपेयर द प्लान्स फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज. प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड ऑफ 5 साल. अब जैसे गवर्नमेंट, कोई भी नई गवर्नमेंट आती है तो कितने साल के लिए आती है, 5 ईयर्स के लिए आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान्स. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 5 ईयर प्लान्स. चलो सर, अब सर ये जो 5 ईयर प्लान होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर. तो अच्छी खासी वेटेज के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से. द 5 ईयर प्लान्स हैव बीन कंसर्न्ड विद द रिमूवल ऑफ. सर ये 5 ईयर प्लान, कोई भी सरकार आती है वो क्या बोलती है, सर ये जो बैकवर्डनेस है हम हटा देंगे, गरीब लोगों को हम क्या कर देंगे सर, गरीबी से बाहर निकाल के लाएंगे, इंडिया को हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाएंगे. टेकन केयर टू इंश्योर द वीकर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन benefit from the economic process of the country. The 5-year plan have also taken care to ensure the weaker sections of the population का ख्याल रखेंगे और इंडिया की प्रोग्रेस करेंगे. हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब उनको वोट्स चाहिए होता है तो इसी चक्कर में तो वो वोट्स लेते हैं. द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर. कौन था भाई फर्स्ट 5-year प्लान, कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंदर लॉन्च हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू. 1 मार्क का क्वेश्चन आपका MCQ का बन सकता है. ईच 5-year प्लान्स कंसिस्टेड ऑफ गोल्स. हर एक प्लान जो भी सरकार आती है वो किसी गोल के साथ आती है. भाई माइंड में कुछ तो होता है ना, ये करेंगे वो करेंगे, विच सर्व्ड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग कमीशन. अब बेटा इनके गोल्स की बात करें तो देखो गोल्स क्या होते हैं 5-year प्लान्स के. एक तो इनका गोल होता है ग्रोथ का. किसका, ग्रोथ का. एम्स टू इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर. ग्रोथ के अंदर वो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कंट्री की GDP को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. आज अगर इंडिया इतनी कार्स बनाती थी, अगले साल और ज़्यादा कार्स बनाए. मॉडर्नाइजेशन एम्स टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द सोशल आउटलुक. लोगों का नज़रिया बदलना है, सोच बदलनी है. सोशल आउटलुक, जैसे पहले बोलते थे कि गर्ल को एजुकेशन देनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज मॉडर्नाइज क्या हो चुका है कि ईच एंड एवरी वन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द स्टडीज़, टू द एजुकेशन. नई टेक्नोलॉजी के साथ और नए सोच के साथ आपको काम करना है. सेल्फ रिलायंस एम्स टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट. मतलब हमें किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना कि तू मेरे को सामान दे दे, तू मेरे को इम्पोर्ट कर दे, ये कर दे वो कर दे. आपको खुद अपनी ग्रोथ करनी है. जैसे गवर्नमेंट ने अभी मोदी जी ने प्लान बनाया था मेक इन इंडिया प्रोग्रेस. मेक इन इंडिया प्रोग्राम था ना, जिसमें क्या था, इंडिया खुद अपना सामान बनाए और लोगों की ज़रूरत को पूरा करे, ज़्यादा अदर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना. बात करते बेटा इक्विटी की. एम्स टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स बेसिक नीड्स एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़. हर किसी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और इनइक्वालिटीज़ खत्म होनी चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. आ जाओ मेरे नोट्स के ऊपर. देखो नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है इन सारी चीज़ों को. आ जाओ पढ़ते हैं यहाँ से. अब ग्रोथ के अंदर आप लोग क्या लिखोगे जब कॉन्सेप्ट आएगा तो ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट. कंट्री की कैपेसिटी को बढ़ाना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना पाए, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को बना पाए विद इन अ कंट्री. ठीक है. इंक्रीज इन द GDP, कंट्री की GDP को इंक्रीज करना है. GDP क्या होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन 1 ईयर. GDP का मतलब क्या होता है, इंडिया के अंदर एक सुई से लेके बड़े फाइटर प्लेन से लेके, मतलब जो भी, मतलब छोटी से छोटी सामान जो इंडिया के अंदर जो बन रहा है उस वो किसके अंदर काउंट होता है, GDP. इनफैक्ट अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनसे फीस ले रहा हूँ, तो बेटा वो भी GDP के अंदर ऐड होती है, बिकॉज GDP के अंदर गुड्स भी आती है, सर्विसेज भी आती है, एंड टीचिंग इज अ सर्विस. तो मैं भी इंडिया की GDP में क्या कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ. आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करता है. ओके. इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, तो इंक्रीज, जब किसी कंट्री की GDP इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है, इंडिकेटर होता है ग्रोथ का. कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर मेक्स अप स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी. तो हर एक सेक्टर,
हर एक सेक्टर को हाथ बटाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। सर ये सारे सेक्टर्स बोल के जीडीपी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, अकेला सेक्टर कुछ नहीं कर सकता। स्टेप 2 की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सही, नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करो। नई टेक्नोलॉजी से काम करोगे तो आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो पाएगी। आज की डेट में देखो आप यूट्यूब, अभी अगर हम क्लासरूम की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा देंगे। अब ये जो वीडियो है इसकी पोटेंशियल है बेटा, ये लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। चेंज इन सोशल आउटलुक, जेंडर एम्पावरमेंट, इक्वल राइट्स टू द वुमेन, तो वुमेन्स को इक्वल राइट्स देने हैं। मोर सिविलाइज एंड प्रोस्परस सोसाइटी, मतलब सिविलाइज सोसाइटी क्या होती है कि मतलब बेकार हरकतें ना करें, अच्छे लिमिट्स में रहें, अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, लॉ का अपमान ना करें। यूज़ ऑफ टैलेंटेड वुमेन एट द वर्क प्लेस, तो टैलेंटेड वुमेन शुड बी यूज इन द वर्क प्लेस, ऑफिस के अंदर उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, दैट इज सेल्फ रिलायंस, ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। सर हमें बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है, बाहर वाले कंट्रीज़ के गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। नो नीड फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंस, इम्पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस ऑन यूज़ ऑफ ओन रिसोर्सेज, खुद के अपने रिसोर्सेज बनाओ, मेक इन इंडिया प्रोग्रेस को सपोर्ट करो। टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, बेटा फॉरेन डिपेंडेंस हमें ख़त्म करनी पड़ेगी टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। सीधी सी बात है, आप अगर कल को किसी की हेल्प लेते हो, किसी से लोन लेते हो, तो सामने वाला बंदा जिससे आपने पैसे लिए वो आपके बिजनेस में क्या करता है, इंटरफेयर करता है थोड़ा अपना, क्योंकि उसके पास क्या चला जाता है, आपका बिजनेस का कंट्रोल चला जाता है। तो जब आप किसी कंट्री से हेल्प ही नहीं लोगे तो वो आपको इंटरफेयर नहीं करेगी, तो टू अवॉइड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, दैट इज़ इक्विटी। बेटा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिस्क्रिमिनेशन तो आज की डेट में ख़त्म हो जाना चाहिए। दैट बेनिफिट इज़ अवेल्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स का बेनिफिट दे रही है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, हर गरीब को वो बेनिफिट मिलना चाहिए। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। बेसिक नीड्स क्या होती है, नेटफ्लिक्स, मोबाइल, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, अरे नहीं बच्चों, बेसिक नीड होती है फूड, हाउस, एजुकेशन और हेल्थ केयर। अब सर इक्विटी क्या हेल्प करेगी, इट एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों का रहने का तरीका बदल जाएगा और प्रमोट करेगा सोशल जस्टिस। ठीक है जी, इतने अच्छे से इन नोट्स के थ्रू आपको करवा दिया, चलो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है इन नोट्स में। अननेसेसरी चीज़ें सारी मैंने हटा रखी है। तो अगर हम बात करते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, तो बेटा ये जो ग्रोथ है ये सारा उसके अंदर आपका कवर हो गया, अच्छे से मैंने समझा दिया। मॉडर्नाइजेशन उसके अंदर ख़त्म हो गया। बात करते हैं सेल्फ रिलायंस, ये भी ख़त्म हो गया नोट्स का। बात करते हैं इक्विटी की, वो भी समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका एग्रीकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एग्रीकल्चर। लास्ट टॉपिक में इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने देखा था एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, स्टेगनेंट था। मोर ओवर ब्रिटिशर्स ने और बैंड बजा रखी थी, कौन से सिस्टम से, ज़मींदारी सिस्टम लेकर आ रखे थे, है ना। लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ज़मींदार थे और ज़मींदार क्या लेते थे, लगान लेते थे। अब सर कुछ प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, आ जाओ फटाफट से मेरे नोट्स के ऊपर ही हम पढ़ लेते हैं नोट से। तो कुछ प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, ध्यान से देखना, जूम कर देता हूँ। पहले तो ये बताओ कि सर ये फ़ोटो कैसी लग रही है, फ़ोटो के लिए तो लाइक बनता है। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, देखो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, सर लड़ाइयाँ होती थी किसके बीच में, टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। टेनेंट्स कौन हो गए, कल्टीवेटर जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और लैंडलॉर्ड बेटा ज़मीन का मालिक। लैंडलॉर्ड्स यूज टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द फार्मर्स एंड डिप्राइव देम ऑफ देयर नेसेसिटीज़। बेटा फार्मर से लोग क्या लेते थे, बहुत सारी लगान लेते थे और उनको डिप्राइव करते थे ऑफ देम ऑफ द नेसेसिटीज़, मतलब रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। ये लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर में हमने लाइन पढ़ी थी कि जो ज़मींदार थे ना, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको टेनेंट्स की या फिर कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। ये लोग बस उनका यूज़ करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पैसे ले लेते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान, ये हमने पढ़ा। तो ये थी पहली प्रॉब्लम एग्रीकल्चर, लो प्रोडक्टिविटी। लैक ऑफ नॉलेज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेगनेशन ऑफ दिस सेक्टर। ऑब्वियसली सर जो स्मॉल फार्मर्स है वो क्या थे, एकदम उनको पता ही नहीं था कैसे प्रॉपर सीड्स को यूज़ करना है, कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो अच्छी थी ही नहीं, तो आज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की भी बात कर देते लगे हाथों। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी एंड हार्वेस्टिंग मशीन्स, हार्वेस्टिंग डन मैनुअली एंड वाज वेरी टीडियस। तो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी मतलब वो टेक्नोलॉजी जो बहुत पुरानी हो जाती है उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। तो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पुरानी मशीन्स थी,
ठीक है, हार्वेस्टिंग डन मैनुअली, मैनुअली सारे सीड्स की हार्वेस्टिंग करी जाती थी, मशीन्स थी नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता था। ओके सर, ये भी समझ गए। बट अब बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मोर पीपल एंगेज्ड इन वर्क देन नीडेड, ये तो आप लोगों ने पढ़ा था। मान लो एक फार्म पे काम चल रहा है एग्रीकल्चर का, 10 लोग ज़रूरी थे, बेटा वहाँ पे बैठे हुए 17 पीपल, जिसको आपने क्लास SST में भी पढ़ा था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ज़रूरत से ज़्यादा लोग जब एक काम में लग जाते हैं तो बाकी लोग स्पेयर हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इतने लोगों की ज़रूरत नहीं थी। एग्रीकल्चर सिस्टम की और एक और प्रॉब्लम थी, डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हम हाईली डिपेंडेंट थे रेनफॉल के ऊपर, क्योंकि हमारे पास अच्छी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। बारिश आ जाएगी तो बेटा प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी एग्रीकल्चर की, नहीं आई तो राम भरोसे। ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चर टेक्निक हैड टू बी डिपेंड ऑन रेनफॉल। पुअर एग्रीकल्चर टेक्निक, हमको डिपेंड होना पड़ता था रेनफॉल के ऊपर। लो ग्रोथ इन द ईयर ऑफ लो रेनफॉल, जब लो रेनफॉल हुई तो लो ग्रोथ हुई। बेटा बात करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये क्या होती है, ग्रोइंग क्रॉप फॉर ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। मतलब फार्मर्स क्या करते हैं, अगर मान लो फार्मर वीट ग्रो करता है, वीट ग्रो करी उसने, बेटा 100 kg उसने वीट ग्रो करे, लेकिन ये 100 की 100 kg क्या लग गई, उसके घर पे लग गई, उसके घर में रिक्वायरमेंट पड़ गई। ठीक है, तो घर के लिए वो थोड़ा सा स्टोर करके रखा। अब मार्केट में क्या बेचे, मार्केट में बेचने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड। अब इसने बीट जो उगाई किसके लिए उगाई, अपने घर के लिए उगाई। एक्स्ट्रा कुछ बची मार्केट में बेचने के लिए नहीं, तो बेटा इसकी ग्रोथ कैसे होगी, जब तक ये मार्केट में बेचेगा नहीं, पैसे आएंगे नहीं, पैसे आएंगे नहीं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा नहीं। ओके सर, देखो छोटी सी फोटो के साथ और इतना सारा पोर्शन हमारा क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। देखो आ जाओ, अपनी बुक्स को ओपन करके रखना मेरे साथ साथ, इंपॉर्टेंट नोट्स को बना के चलो, मज़ा आ जाएगा एकदम। ऐसे नोट्स आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे। तो ये वाला टॉपिक क्या हो गया अपना, फिनिश हो गया। अब बेटा पॉलिसी, सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए। दो पॉलिसीज़ बनाई, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए। पहली पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म्स, दूसरी पॉलिसी थी ग्रीन रेवोल्यूशन। सर जी ये लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, आओ बच्चों बताते हैं लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, क्लास में तो ध्यान देते नहीं हो। लैंड रिफॉर्म्स इन्वॉल्व्स चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग थ्रू अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग। बेटा दो चीज़ें थी इसके अंदर, एक तो लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट था और एक था चेंज इन द ओनरशिप। तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर दो चीज़ें थी, चेंज इन द ओनरशिप, जो ज़मींदार की जो लैंड थी ना, गवर्नमेंट क्या चाहती थी, लैंड किसको मिल जाए, जो उस लैंड के ऊपर काम करता था। मतलब फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स जो उस लैंड के ऊपर काम करते थे, उनको लैंड मिल जाए किसकी, ज़मींदार्स की। लैंड लॉर्ड्स की ज़मीन किसको मिल जाएगी, टेनेंट्स को मिल जाएगी, कल्टीवेटर्स को मिल जाएगी, या टिलर्स बोल सकते हो आप। मतलब जो भी उस ज़मीन पे काम करता था उसकी लैंड होनी चाहिए, ना कि मालिकों के पास रहनी चाहिए, सीधी सी बात। तो ओनरशिप चेंज हो जाएगी। बात करते हैं लैंड सीलिंग। जो ज़मींदार होते थे उनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, तो गवर्नमेंट क्या करनी चाहती थी, एक लिमिट लगाना चाहती थी कि हर एक बंदे के पास इससे ज़्यादा लैंड नहीं हो सकती। तो इक्वली सबके बीच में लैंड बांटना चाहती थी सरकार। बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। HYV सीड्स को यूज़ करो, प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन आपकी 4 टाइम्स 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, मज़े मज़े, मार्केटेबल सरप्लस होएगा, मार्केट में जाके सामान को बेचो, पैसे आ जाएंगे किसान के पास, मस्ती। अब इस सब को हम पढ़ लेते हैं, लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन को अपने नोट्स के साथ। तो 2 पेजेस के अंदर हम बुक के काफ़ी सारे पेजेस को कवर कर जाएंगे। बट अब बात कर रहे हैं सबसे पहले, एक सेकेंड, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, इट रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप। लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है सर, ओनर को चेंज करना है। रेफर्स टू चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो ज़मींदार की लैंड थी वो किसको चली जाएगी, कल्टीवेटर को। एम वॉज रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अब लैंड सीलिंग का एम क्या था, कि इक्वली सबके पास लैंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बंदे के पास तो इतनी सारी लैंड है, दूसरे के पास इतनी कम लैंड है, तीसरे के पास ऐसा भी बंदा है जिसके पास लैंड ही नहीं है। तो रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वली लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंड वाइबल फार्मिंग स्ट्रक्चर, फार्मिंग स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए कि कैसे आपको फार्मिंग करनी है, आगे कौन सी टेक्निक से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज खत्म करो। मेक टिलर्स ओनर्स ऑफ द लैंड, तो मतलब जो लोग उस लैंड पे काम करते थे उनको ओनर्स बना दो। ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव देम इंसेंटिव टू मेक इम्प्रूवमेंट। अब जब उन किसानों को ज़मीन मिल जाएगी तो वो लोग, उनको क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। वो लोग बोलेंगे कि अब हम इसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्शन। बिकॉज जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा उनका होगा।
पहले जो भी प्रॉफिट होता था कौन ले जाते थे, ज़मींदार ले जाते थे, और ज़मींदार से कौन ले जाते थे, ब्रिटिशर्स। लेकिन सर ये सब करने के बाद भी, ये सब करने के बाद भी मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के बावजूद, लैंड सीलिंग का प्रोसेस करने के बाद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी। अभी इनको पढ़ते हैं। अभी सबसे पहले पढ़ते हैं लैंड सीलिंग का क्या कॉन्सेप्ट था। लैंड सीलिंग क्या बोलती थी? लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड। एक लैंड की लिमिट लगा दी विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, मतलब एक बंदा इससे ज़्यादा लैंड नहीं होल्ड कर सकता। बियॉन्ड द लिमिट लैंड वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा लैंड है तो वो कौन ले लेगी? सरकार ले लेगी। और किसको अलॉट कर देगी, किसको बांट देगी? लैंडलेस कल्टिवेटर्स या फिर स्मॉल फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जिसके पास लैंड नहीं है या फिर बहुत छोटे फार्मर्स है। लैंड सीलिंग हेल्प्स टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इससे बेटा इक्विटी मिली, ठीक है। इक्विटी का मतलब इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन। लैंड सीलिंग वॉज सक्सेसफुल। ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ हुई थी लैंड सीलिंग? केरला के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पे जो ओनरशिप वाला टॉपिक था ना, ये ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देंगे। ज़मींदार आज की डेट में ओनर नहीं होगा, कल्टीवेटर ओनर होगा। अब उस प्रोसेस का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। द गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट सर्व्ड। इक्विटी मतलब डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता रहा। ज़मींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। ज़मींदार्स के पास अभी भी लैंड थी। टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड ज़मींदार्स क्लेम टू बी द सेल्फ कल्टिवेटर्स। इन्होंने क्या करा? बहुत चालाकी। अब इंडिया के अंदर कोई भी लॉ लेकर आते हो ना, तो सामने वाला लॉ का तोड़ पहले निकाल लेता है। सरकार ने क्या बोला था? आप लोगों की ज़मीन पे जो भी काम करता है, आज से वो ज़मीन उन लोगों की हो जाएगी, आपकी नहीं रहेगी। अब अंदर की बात ही पता चल गया इनको कि ऐसा लॉ आने वाला है। इन्होंने क्या करा? सबको हटा दिया, अपनी ज़मीन निकाल दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हम लोग ही अपनी ज़मीन के ऊपर खुद काम करते हैं, हमने किसी बंदे को नहीं रख रखा। देखो सरकार कैसे कैसे पकड़े। तो ऐसे ये लोग क्या करते थे? गवर्नमेंट को पागल बनाने का काम करते थे। तो ये देखो बेटा, एक पेज के अंदर हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्या कर दिया अपना, कवर अप कर दिया। देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने। मज़ा आ रहा है? मज़ा मज़ा मज़ा। बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हो रहा है। लैंड रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ये सब हमने पढ़ लिया, ये सब हमने पढ़ लिया। लैंड सीलिंग हमने पढ़ लिया, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ लिया कि केरला और वेस्ट बंगाल के अंदर ये सक्सेसफुल था। अब बात करते हैं बेटा किसकी? ग्रीन रेवोल्यूशन की। बात करेंगे किसकी? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी हम अपने नोट से ही पढ़ रहे हैं, नोट से ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। मैं अभी अपने नोट से ही पढ़ा रहा हूँ। ये पेस्ट अटैक और ये सब यहाँ तक अपना ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सीधा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से बात करेंगे सीधा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। तो आ जाओ पहले ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लेते हैं अपने नोट्स के साथ। तो सीधा 4-5 पेजेस हमारे क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। और वो सारा का सारा ग्रीन रेवोल्यूशन, मज़े की बात देखो, एक ही पेज पे सारा बन रखा है। ये इतना आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना और आपके 5-6 पेजेस इसके अंदर क्या हो जाएंगे? डन हो जाएंगे। लेकिन इसको इतनी अच्छे से लर्न करना है ना कि इससे बाहर नहीं निकलना आपको। कम से कम इतना तो लर्न कर लो भाई, इतना तो लर्न कर लो। क्यों नहीं लर्न कर सकते आप लोग? बात करते हैं व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, उसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू पेन सेलेक्ट कर लो, लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज़ ऑफ HYV सीड्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है सर? प्रोडक्शन को बढ़ाना HYV सीड्स को यूज़ करके। आगे सर, HYV सीड्स एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। बेटा इन सीड्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता था। एडुकेट ड्रेनिंग एंड वाटर सप्लाई नीडेड। बहुत सारा पानी चाहिए, पानी डाला खेतों से, अब पानी को निकालना भी तो है, तो ड्रेनेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए। जो एक्सेस वाटर है उसको निकालना भी तो है। नीड हैवी डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, बहुत फर्टिलाइजर्स भी लगता था, ठीक है। तो पैसा ज़्यादा लगता था इसके अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन के HYV सीड्स के अंदर पानी ज़्यादा लगता था, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ चाहिए थी, प्लस हैवी यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स लगते थे। इंपॉर्टेंस सर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? मज़ा क्यों आया फार्मर्स को? सर इसके अंदर जब प्रोडक्शन बढ़ जाती थी तो किस चीज़ का स्कोप रहता रहता था? मार्केटेबल सरप्लस। घर के लिए निकाल लिया, एक्स्ट्रा बचा उसको मार्केट में जाके बेचेंगे, तो फार्मर्स को क्या मिलता था? बेनिफिट मिलता था। बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। अब जब इतना सारा प्रोडक्शन हो रही थी तो सरकार इसको बचा के भी रखती थी, जिसको बोलते थे बफर स्टॉक, जिसको आप यूज़ कर सकते थे इन द टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज। मान लो किसी साल बारिश नहीं हुई तो प्रोडक्शन बेकार हुई, किसी एरिया के अंदर फेमाइन आ गई, भूखमरी आ गई, तो सरकार के पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक है, बफर स्टॉक है। वो स्टॉक लेकर कौन से एरिया में पहुंचा दिया जहां पर इस साल प्रोडक्शन नहीं हो पाई, ठीक है, अच्छे से खेती बाड़ी नहीं हो पाई। बेनिफिट ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। लो इनकम ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ इससे, बिकॉज मार्केटेबल सरप्लस होता था, मार्केट में बेच के पैसे आते थे। रिस्क अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन।
बेटा इसके अंदर पेस्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाता था। पेस्ट अटैक, कीड़े मकोड़ों का अटैक हो जाता था, जिसकी वजह से सारी जो प्रोडक्शन है वो ख़राब होती थी। रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज़, अब इसके अंदर भी जो रिच पीपल था, अब मैंने आपको क्या बताया, एक तो एच वाई वी सीड्स महंगी आती थी। एच वाई वी सीड्स क्या थी? एच वाई वी सीड्स कॉस्टली थी। फिर बेटा उसके अंदर ज़्यादा वाटर फैसिलिटी भी चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, तो ऑब्वियसली एच वाई वी सीड्स को कौन अफोर्ड कर सकता था? सर, रिच फार्मर्स अफोर्ड कर सकते थे, स्मॉल फार्मर्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अमीर फार्मर्स, रिच फार्मर्स और रिच हो गए, गरीब फार्मर्स और गरीब रह गए। समझ रहे हो? तो इनकम इनक्वालिटीज़ तो इसके अंदर बढ़ गया। अब सरकार ने बोला यार ये बात तो सही है, तो सरकार क्या देना चाहती थी? सब्सिडी देना चाहती थी। सब्सिडी क्या होता है? इट मीन्स दैट फार्मर्स गेट इनपुट एट द प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। इन्होंने बोला जो गरीब फार्मर्स है ना, उनको एच वाई वी सीड्स और फर्टिलाइजर्स कम प्राइजेस पे दो। न्यू टेक्नोलॉजी रिस्की फॉर फार्मर्स, गवर्नमेंट गिव फार्मर्स सब्सिडी। तो अब नई टेक्नोलॉजी है, रिस्की भी है, तो गवर्नमेंट क्या दे रही थी? फार्मर्स को सब्सिडी दे रही थी। भाई हम कम प्राइजेस पे आपको सीड्स दे रहे हैं, आप इसको यूज़ तो करके देखो, आपको फ़ायदा मिलेगा। रिस्क की बात करते हैं, एच वाई वी सीड्स मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक, फार्मर्स को लूज एवरीथिंग इन दिस अटैक। एक बार अगर बेटा पेस्ट अटैक हो जाता था ना, इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता था। सारे का सारा जो आपका फार्मिंग लैंड है वो ख़राब हो जाता था। रिस्क रिड्यूस बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब रिसर्च इंस्टीट्यूट इस टेक्नोलॉजी के ऊपर रेगुलर बेसिस पे क्या करते रहते थे? रिसर्च करते थे, और जो भी नई फाइंडिंग्स आती थी वो फार्मर्स को शेयर करते थे, एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, और धीरे धीरे आज की डेट में अगर आप देख रहे हो तो खाने की कोई कमी नहीं है। बेटा मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस को थोड़ा सा मैंने और डिफाइन कर दिया बिकॉज इसका अपना क्वेश्चन आ सकता है। मार्केटेबल सरप्लस, दैट पार्ट ऑफ प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट, है ना? घर की कंजम्पशन को पूरी करने के बाद एक्स्ट्रा जो वीट बच गई उसको आप मार्केट में बेच दो, आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स। ग्रोथ इज ओनली व्हेन द मोस्ट ऑफ इट इज सोल्ड इन द मार्केट। भाई जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेचोगे जब भी तो ग्रोथ होएगी ना। यस। बात करते हैं इसके अंदर रिस्क क्या थी? दैट कॉस्टली इनपुट रिक्वायर्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन, मैंने क्या बोला? बेटा एच वाई वी सीड्स भी महंगे आते थे, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी लगता था, पानी की फैसिलिटी भी बहुत चाहिए थी, तो कॉस्टली इनपुट्स लगते थे, रॉ मटेरियल महंगा था। इट विल इंक्रीज डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड द बिग फार्मर्स, है ना? मैंने क्या बताया? रिच फार्मर्स इसको इजीली यूज़ कर सकते थे, स्मॉल फार्मर्स आज भी एच वाई वी सीड्स को यूज़ नहीं कर पाते। उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ओनली बिग फार्मर्स कैन अफोर्ड देम। तो इतना सब कुछ लिखा हुआ है आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। अगर आपने इतना याद कर दिया ना, आप लोग देखा करो आप लोग क्या लिख कर आते हो, फिर उसी लेवल के आपका क्या आ जाते हैं? मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर इस नोट्स को आप लिख लेते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको लर्न कर लो। ऐसे ही ऊपर वाले का भी क्या ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। इसी में से आप लोग क्या कर लेना? लर्न कर लेना। ऊपर वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है? और मैं आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले लो। सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा हमारा क्या हो गया, कवरेज हो गई इस टॉपिक की अभी तक। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। बेटा इतनी सारी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, अब ये बात भी सही नहीं थी। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बिकॉज ये डिपेंडेंट रहता था रेनफॉल के ऊपर। अब सर कभी बारिश है कभी नहीं है, किसी सीज़न तो प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि शिफ्ट होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ, ताकि मॉडर्नाइजेशन हो पाए और लोगों की ओवरऑल प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हो पाए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाए। लेकिन सब प्रॉब्लम थी। देयर वॉज अ नीड फॉर लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। देखो आज अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग खुद अपनी कंपनीज ओपन कर लो, अपना काम कर लो, भाई पैसा ही नहीं है हमारे पास, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, तो किसको हेल्प करना पड़ेगा? पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल करना पड़ेगा। आज की डेट में आप अगर देखो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट क्या दे रही है? लोगों को लोन्स दे रही है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आप जैसे बच्चे जो 12th पास कर जाओगे, ग्रेजुएशन कर जाओगे, तो फिर आपको विदाउट एनी आई वुड से कोलेटरल सिक्योरिटी, विदाउट एनी सिक्योरिटी गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है। अभी आप देखते हो शार्क टैंक वगैरह आता है, अगर आपके पास एक्चुअल में कुछ अच्छा बिजनेस माइंडसेट है तो पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इन्वेस्टर्स पैसे लगाने को बैठे। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, अभी हम बात कर रहे हैं लेकिन बहुत पुराने समय की, आज की बात नहीं कर रहे, पुराने समय की बात कर रहे हैं। तो बेटा प्राइवेट सेक्टर, लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। पैसे सिर्फ किसके पास थे? टाटाज एंड बिरलाज आर द ओनली वेल नोन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। दूसरा प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। सर कुछ मोटिवेशन नहीं थी, इंडियन मार्केट वॉज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन दे हैव कैपिटल टू डू सो। ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट देयर वॉज लो लेवल ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स।
सर आज की डेट में मैं सामान बना तो लूँ, लेकिन उस सामान की डिमांड भी तो होनी चाहिए। हो सकता है मैं मार्केट में बेचने के लिए गया, लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आज की डेट में आप देख लो क्या नहीं बिकता। महंगे से महंगा मोबाइल फ़ोन ले लो, सस्ते से सस्ता मोबाइल फ़ोन ले लो, हर चीज़ की डिमांड है। जो प्रोडक्ट आ जाए उसकी डिमांड है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। The objective of equity and social welfare of government could be achieved only through direct participation of state in the process of industrialization। तो बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव है इक्विटी का, सोशल वेलफेयर, कब हो सकता है गवर्नमेंट का पूरा, जब गवर्नमेंट इसके अंदर क्या लेगी, पार्ट लेगी। तो गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ेगी किसकी, प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट पीपल की, टू टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। Industrial policy is a comprehensive package of policy measures which covers various issues connected with various industrial enterprises of the country। अब इसके अंदर क्या था कि बेटा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, जिसके अंदर ये चाहते थे कि सर, जिसके अंदर ये क्या चाहते थे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाए। तो अब ये जो नई जो आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो आया, अब इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई कर दिया। मतलब तीन सेगमेंट्स के अंदर सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करा। एक था शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। मतलब ऑल ओवर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको तीन इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्लासीफाई करा गया। सर कैसे कैसे क्लासीफाई करा गया, अब अपने नोट्स के साथ देख लेते हैं। सर एक था शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती थी, एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसको कौन चलाती है, सरकार चलाती है। इसके अंदर कितनी इंडस्ट्रीज़ थी, 17। कुछ कौन कौन सी थी, आर्म्स एंड एम्यूशंस, बेटा एक गन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हो गई, एटॉमिक एनर्जी बनाने वाली। अब बेटा गन वगैरह बनाने को बोल देंगे नॉर्मल पीपल को, तो आप सोचते हो ना क्या हो सकता है। तो आर्म्स एंड एम्यूशंस कौन बना सकता था, एटॉमिक एनर्जी कौन बना सकता था, ओनली गवर्नमेंट। तो इट इज़ ओनली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट लोग इसमें हाथ नहीं डाल सकते थे। प्लेन बनाना, ऑयल एक्सट्रैक्शन, रेलवे का काम, शिपिंग का काम सिर्फ कौन संभालती थी, गवर्नमेंट संभालती थी। फिर दूसरी थी शेड्यूल बी। इसके अंदर टोटल कितनी इंडस्ट्रीज थी, 12। प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, स्टेट टेक इनिशिएटिव, यहाँ पे एम नहीं है, यहाँ पर क्या है, एन। स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती थी टू सेट अप इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट एफर्ट्स ऑफ द स्टेट। तो क्या होता था, पहला हाथ कौन बढ़ाता था आगे, गवर्नमेंट। तो स्टेट टेक इनिशिएटिव टू बिल्ड अप इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर फिर उसका हाथ बटाता था आगे। तो पहले इंडस्ट्रीज किसने सेटअप करी, गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी। उसकी हेल्पिंग हैंड कौन बना, प्राइवेट सेक्टर। किसके अंदर, शेड्यूल बी वाली इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके अंदर टोटल कितनी इंडस्ट्रीज थी, 12 इंडस्ट्रीज थी। फॉर एग्जांपल सर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्रीज और मशीन टूल्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज। फिर बात करते हैं सर शेड्यूल 3, लेफ्ट ओवर इंडस्ट्रीज। बाकी जो इंडस्ट्रीज बच गई विच वर टू बी अ प्राइवेट सेक्टर। बाकी बची हुई इंडस्ट्रीज कौन काम कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, कंट्रोल बाय स्टेट थ्रू लाइसेंसिंग। स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती थी, मतलब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती थी कैसे, लाइसेंसिंग के थ्रू। मतलब आपको पहले जो भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अप्रूवल के लिए क्या लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो पढ़ा हमने। तो ABC ये हमने पढ़ ली। ओके जी, आगे बात करते हैं। सर व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इसके भी नोट्स बने हुए हैं, लेकिन पहले बुक से पढ़ेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नोट से पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज अ रिटन परमिशन देगी गवर्नमेंट टू द इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। तो गवर्नमेंट से आप पहले पूछोगे, गवर्नमेंट यस बोलेगी, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट लाइसेंस देगी किस चीज़ के लिए, न्यू इंडस्ट्री आपको स्टार्ट करनी है या फिर एक्सपैंड करनी है। आपकी ऑलरेडी एक ब्रांच है, एक और ब्रांच आपको ओपन करनी है। मान लो HDFC बैंक है, वो ओपन हुआ इंडिया के अंदर, उसकी एक ब्रांच थी इंडिया के अंदर, और ब्रांच ओपन करनी है दूसरी कंट्री, दूसरी स्टेट के अंदर, तो गवर्नमेंट से परमिशन लो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब आज आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, अब दूसरा प्रोडक्ट बना ले, जैसे क्लासमेट इंडस्ट्री, क्लासमेट सर उसके रजिस्टर्स आते हैं, वो पेन बनाना चाहते हो तो पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, क्या हम सरकार पेन बना ले, क्या हम पेंसिल बना ले, क्या हम शॉर्पनर बना ले। तो पहले ऐसे होता था, आज की डेट में ऐसा नहीं है। आपको जो स्टार्ट करना है आप इजीली स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अब इसमें चेंज क्या आया, नई पॉलिसी आई तो इसमें चेंज लाना पड़ेगा। नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इट वॉज ईजियर टू obtain a license if the industrial unit was obtained in the economically backward area। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री ओपन करते हो इकोनॉमिक बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ऐसे एरियाज़ की डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इन एडिशन सच यूनिट्स वर टेकन सर्टेन कंसेशंस। इनको टैक्स का भी बेनिफिट मिलता था। सरकार बोलती थी तुम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करो, तेलंगाना में सेटअप करो, त्रिपुरा में सेटअप करो, जहाँ जो बैकवर्ड रीजन है।
हम तुमको लाइसेंस तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपनी इंडस्ट्रीज चालू करो, हम तुमसे टैक्स भी नहीं लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी तुम्हें सस्ते प्राइजेस के ऊपर देंगे। द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। सरकार क्या चाहती थी, हर एक रीजन बराबर आ जाए, जो बैकवर्ड रीजन है वहाँ पे इंडस्ट्रीज ओपन करे, लोगों को जॉब मिलेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो सारी स्टेट्स क्या होनी चाहिए, एक बराबर लेवल पे काम करें। जैसे आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ केयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर एज बात करते हैं वेस्ट बंगाल, बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे थोड़ी बहुत कमी है। ओके, चलो ये सब चीज़ें तो हमने बता दी। बट अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है छोटा मोटा बिजनेस करना। अब जैसे मैं छोटी सी क्लासेस ओपन करके बैठा हुआ हूँ। इन 1955 विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, कार्व कमेटी, रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। आज की डेट में अगर मैं बताऊँ, इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कर रही है। आप देखो अपने आसपास हर जगह छोटी 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 कितनी शॉप्स ओपन है ना। करोल बाग मार्केट ले लो, कमला नगर मार्केट ले लो, रजौरी गार्डन मार्केट ले लो, गांधीनगर मार्केट ले लो, सारी क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही तो है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट। दिस लिमिट इज चेंज फ्रॉम 50 लाख टू प्रेजेंट 1 करोड़। तो अगर आपने 1 CR तक की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपकी इंडस्ट्री कैसी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बेटा सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन करके देती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। 5-7 बंदे आपके पास काम कर रहे हैं। नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। अब बिग फर्म्स से इनको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सबसे पहली बात, ये लेबर इंटेंसिव होती है। अब तुमने ज़्यादा बिजनेस में पैसे नहीं लगा रखे तो आप किससे काम करवा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स के साथ। बात करते हैं नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रीज। बेटा बिग इंडस्ट्रीज के साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते। दे कैन फ्लरिश ओनली व्हेन दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लार्ज फर्म्स। तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज कब बड़ी हो सकती है, जब इनको संभाल के रखा जाए, प्रोटेक्ट करा जाए बड़ी बड़ी कंपनी से। बड़ी मछली छोटी वाली मछली को खा के निकल जाएगी। द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर ग्रोथ आर। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया कि ये सारे प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इसके अंदर हाथ नहीं लगा सकती। Government reserves production of a number of products for small scale industries. The criterion for reserving the product depend on the ability of these units to manufacture the goods. मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर लिमिट लगा दी कि बेटा ये सिर्फ कौन बना सकती है, SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बड़े वालों, बड़ी इंडस्ट्रीज वालों, इन प्रोडक्ट में घुस मत जाना। Various concessions. Small scale industries were also given concessions such as lower excise duty. Excise duty लगती थी बेटा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। जितना आप सामान बनाओगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, लेकिन इनके ऊपर सरकार ने कंसेशन लगाया कि हम आप लोगों से कम टैक्स लेंगे। एंड बैंक लोन भी हम आपको देंगे लो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। ठीक है, ओके जी, ओके। तो अगर हम अबर बात करते हैं, ये सब था। फिर आगे चलते हैं, फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं अभी। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कैसी देखने को मिली, आप देखो यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 खत्म करते हैं इस वाले टॉपिक को अभी। चलो फॉरेन ट्रेड भी पढ़ लेते हैं। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड्स। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, इंडिया में जो भी इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया एंटर्ड द प्लान। हमें बेटा क्या करना चाहिए था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जो हम बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं ना, उस इंपोर्ट को ख़त्म करो, इंडिया के अंदर ही उस सामान को बनाओ और उसको यूज़ करो। बाहर से कुछ लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट इन वीडेड। तो इंडिया को क्या होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत होना। इंडिया हैज़ फॉलोड द स्ट्रैटेजी ऑफ रिप्लेसिंग मैनी इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो रिप्लेस कर दिया इंपोर्ट्स थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब हम पहले बाहर से मंगवाते थे, बाहर से मंगवाना छोड़ दिया, हम खुद ही उसको बना लेते हो। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रिफर्स द पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, बदल दिया बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब हम खुद ही बना लेते हैं। आगे, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन द फॉरेन कंट्री। बाहर से ऐसी कार मंगवाई जो बाहर की बनी हुई है, बेटा इंडिया में ही बनाओ ना। तो ये रतन टाटा जी चाहते थे कि इंडिया के अंदर कार बने। द बेसिक एम ऑफ द पॉलिसी वॉज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ये एम क्या था, फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचाना छोटी छोटी कंपनीज को। द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। सेविंग्स ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज। अब तुम लोग बाहर से कुछ मंगवाते हो तो इंडिया के गांधी जी तो पकड़ाओगे नहीं भाई। बाहर अगर USA के अंदर कोई मिस्टर जॉन रहता है, तुमने उससे कुछ सामान मंगवाया तो तुम उसको गांधी जी तो दोगे नहीं, वो तो अपने डॉलर्स लेगा।
तो हमारे इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो किसके पास चला गया, मिस्टर जॉन के पास चला गया। ये तो बेकार बात हो गई। अचीविंग सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, तुम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, अपना खुद का काम करो, है ना, अपना खुद का क्या करो, काम करो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। आगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स थ्रू टेरिफ एंड कोटास। अब सर ये इम्पोर्ट को कैसे रोक सकते हो, सर टेरिफ लगाकर। टेरिफ का मतलब क्या होता है, हैवी टैक्सेस लगाओ। अगर तुमने बाहर से इंडिया से कुछ सामान मंगवाया ना, बाहर से कोई सामान मंगवाया इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगेगा, लोगों ने मंगवाना छोड़ दिया क्योंकि सामान अपने आप में क्या हो गया, बहुत महंगा हो गया। कोटास का मतलब क्या होता है बेटा, लिमिटेशन लगाना, QUOTAS। कोटास का मतलब लिमिटेशंस लगाना। जैसे मान लो अगर मैं लिमिटेशन लगा लूँ कि 2 लाख से ज़्यादा आईफोन्स इंडिया में नहीं आ सकते साल के, तो ये क्या हो गया, कोटा। क्वांटिटी के ऊपर लिमिट लगाना। सर ये रीज़न क्या था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, तो सर अब प्रोटेक्ट करनी है ना अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उनको ग्रो होने का टाइम देना है, फॉरेन कंपटीशन से भी बचाना है, और फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको भी ड्रेन नहीं करना, फॉरेन एक्सचेंज को भी बचा के रखना है। तो ये रीज़न इंपॉर्टेंट है। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडस्ट्रीज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक, अब हमारी इंडियन कंपनी कैसी है, डेवलप, नॉट इन द पोजिशन टू कम्पीट। भाई हम बाहर के डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के साथ, डेवलप्ड कंपनीज के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। विद प्रोटेक्शन दे विल बी एबल टू कम्पीट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो पहले उन्होंने क्या करा था, बचा के रखा था इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को। बेटा आज की डेट में तो ताबड़तोड़ क्या होता है, कंपटीशन होता है। आज जो भी गाड़ी लेकर आ रही है हमारे इंडियंस भी बना देंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स वॉज नेसेसरी एज देयर वॉज रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तुम जितना इम्पोर्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे डॉलर्स जाएंगे, और डॉलर्स जितने इंडिया के पास रहेंगे ना उतना ज़्यादा सही रहता है। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सर ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 से लेकर 1990 तक कैसे हुई, तो क्या क्या डेवलपमेंट हुई यहाँ पर अगर हम बात देखें तो देखो, इसके लिए भी मैंने आपके लिए क्या बना रखा है, चार्ट बना रखा है, देखो उसमें से पढ़ लेते हैं। बेटा वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो अच्छी लग रही है, देखो फटाफट से वन शॉट रिवीजन चल रही है आप लोगों की, कंटिन्यूस इसके अंदर बोल के फटाफट से मैं खत्म करवाता हूँ। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बेटा जीडीपी फ्रॉम 11.8% टू जीडीपी कितनी चलेगी 24.6%। राइज इन जीडीपी शेयर इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। किसी कंट्री की अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है, कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है। कितनी जीडीपी होनी चाहिए साल की, कम से कम 6% की डेवलपमेंट जरूरी है। बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर आपका क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड। इंडस्ट्रीज भी क्या होनी चाहिए आपकी, डाइवर्सिफाइड, मतलब आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें। नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू कॉटन एंड जूट। पहले इंडस्ट्रीज सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, कॉटन इंडस्ट्री होती थी, जूट इंडस्ट्रीज होती थी। आज के दिन में सर इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और कंज्यूमर गुड्स के भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं। बात करते हैं आगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गिव अपॉर्चुनिटीज टू पीपल विद स्मॉल कैपिटल। छोटे छोटे लोग जिनके पास कम कम पैसे हैं वो भी अपने इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। प्रमोटेड ग्रोथ विद इक्विटी, तो ग्रोथ होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से, ग्रोथ तो होती है सर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, पैसे भी आते हैं, पैसे भी कमाते हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लाइसेंस पॉलिसी हेल्प गवर्नमेंट टू मॉनिटर कंट्रोल ऑन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो लाइसेंस पॉलिसी गवर्नमेंट एक तरीके से कंट्रोल रखना चाहती थी, आप क्या काम कर रहे हो पहले हमसे पूछो फिर हम आपको करने देंगे। लेकिन इसकी दो डिफ़िकल्टीज थी, मिसयूज़, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बड़ी कंपनीज मिसयूज़ करती थी। यूज लाइसेंस टू नॉट स्टार्ट न्यू फर्म बट नॉट लेट कॉम्पिटिटर्स टू स्टार्ट। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने मान लो एक बड़ी कंपनी है, लार्ज कंपनी, उसने लाइसेंस तो ले लिया एक बिजनेस को करने का, लेकिन उस बिजनेस को कर ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि मान लो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो उस बिजनेस को करना चाहती थी। अब लाइसेंस ऑलरेडी सरकार ने किसको दे दिया, लार्ज कंपनी वाले को। लाइसेंस तो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया ना। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले को मिल नहीं रहा, लार्ज कंपनी ने उस लाइसेंस को ले लिया और वो बिजनेस कर नहीं रहा। अब बेटा लाइसेंस लेना क्या होता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था, बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, तो इट वॉज वेरी कम्बरसम का मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर टू ऑब्टेन लाइसेंस। लाइसेंस लेना बहुत डिफिकल्ट था। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर लो। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, मतलब इंडिया की खुद की इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो पाई जब गवर्नमेंट ने क्या करा, फॉरेन सब्स्टिट्यूशन करा। बेटा इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अब देखो इंडिया चाहे बेकार माल बनाया चाहे जो भी माल, आपको सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन खत्म है। अब तुम सोचो ना, अगर मैं बोलूँ आज, अगर गवर्नमेंट बोल दे कि हम बाहर से कोई सामान नहीं मंगवाएंगे, तो इंडिया पॉपुलेशन सिर्फ कौन सा सामान यूज़ कर पाएगी, जो इंडियंस बना रहे हैं। अब इंडिया में जैसे फ़ोन बन रहा था, जैसे माइक्रोमैक्स कंपनी है, अब आपको पता है उसका फ़ोन कैसा है, आप माइक्रोमैक्स यूज़ करोगे नहीं, हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं बेटा, जो बाहर की कंपनीज बना रही है।
तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी होगी, लोग बाग इसका अनड्यू बेनिफिट एडवांटेज लेते थे। वो बोलते जो भी प्रोडक्ट बनाओ बिकेगा तो हमारे ही ना, कोई कंपटीशन भी नहीं है, और कंपटीशन अच्छा होता है, लैक ऑफ कंपटीशन था नहीं। तो इसी के साथ बेटा ये वाला टॉपिक भी हमारा क्या हो जाता है, विद इन आई वुड से 1 आवर के अंदर अंदर मैंने आपको ये वाला टॉपिक भी क्या करवा दिया, रिवाइज करवा दिया। आपको क्या करना चाहिए, 10-15 मिनट की वीडियो देखनी चाहिए, उसमें जो भी समझा उसको ऑन द स्पॉट लर्न करो। थोड़े बहुत अगर आपको लगता है नोट्स बनाने हैं तो उसके नोट्स बना लो। अब तो लास्ट टाइम चल रहा है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, अब भी जो नहीं पढ़ रहा तो करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। उसको फिर क्लियर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना है आपको, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके जी, चलो बाय बाय।